हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन की, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जितनी भी न्यूज़पेपर में काम की चीज़ें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से निकली है वो डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच हमारा शुरू हो चुका है। मात्र 21,999 का ये कोर्स है। 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस है, स्टडी मटेरियल है, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है। डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करो, डेमो क्लास देखो, डिटेल जानो। कोई भी दिक्कत हो दिए हुए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी इज द मेन मोटो ऑफ क्लैट पॉइंट, तो वो है। इसके अलावा हमारी जो और भी वेंचर्स हैं जिसमें आप अगर किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, सबसे पहले जो आर्टिकल अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो देखते हैं। हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ना एक अभी वर्डिक्ट आया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वो वर्डिक्ट क्या है ये पूरा मामला डिटेल में जानेंगे। और जब देखो कोई चीज मैं बोलूँ ना कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज समझ लो कि यार उस चीज को फिर अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ऐसा तो है नहीं ना कि भाई 5 टॉपिक्स आने वाले हैं एग्जाम में तो हम सिर्फ 5 टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे और वही आएगा। मतलब एग्जाम तक जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो यू विल हैव अराउंड 200, 300, 400 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनमें से कुछ फंसेंगे। तो कहने का मतलब है कि भाई इनको पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि यही आएगा, लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी एज ए लॉ एस्पिरेंट ना ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड देखो कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो हैं आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 327, आर्टिकल 328, आर्टिकल 329। इनमें क्या लिखा हुआ है ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी डाल देता हूं, वहां से भी देख सकते हो। बात करते हैं अभी पूरा मुद्दा क्या है। देखो, आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। कैसे? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फिलहाल किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। यही तो मतलब निकला ना। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड पे करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको पता ही है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो सिस्टम है वो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो अपॉइंट होंगे वाया गवर्नमेंट। अब देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 324 सब क्लॉज 2 में एक प्रोविजन दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई फिलहाल जो है प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट जो है इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, बट विथ टाइम आप इसमें लॉज में चेंज कर सकते हो। मतलब ये इंटेंट दिखाया गया था कि कुछ एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कमिटी बैठे या फिर पैनल बैठे जो इसको फैसला ले। अभी वर्डिक्ट क्या है ना, उस पर आने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, चलो मैं आपको इस पे एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें, तब आपको समझ में आएगा कि वर्डिक्ट क्यों आया, नीड क्या थी। एक बंदा है, क्या नाम है इस बंदे का? नाम एक्स है। एक दूसरा बंदा है, इसका नाम है वाई। जो एक्स है ना, ये हमारी क्लैट पॉइंट कंपनी का मैनेजर है। क्या है? क्लैट पॉइंट कंपनी का मैनेजर है। वाई ना इसका दोस्त है और वाई एज ए फैकल्टी क्लैट पॉइंट को ज्वाइन करना चाहता है। तो ये जो मिस्टर एक्स है ना, इनके पास 5 रेज्यूम्स आए थे, बट उन्होंने वाई को सिलेक्ट किया। अब ये एक अलग डिस्कशन का विषय है कि 5 रेज्यूम में सबसे मोस्ट डिजर्विंग थे कि नहीं थे, क्या पता ना भी हो, लेकिन एक्स ने वाई को सिलेक्ट कर लिया। अब वाई मस्त क्लैट पॉइंट में पढ़ा रहा है, अच्छा ही पढ़ा रहा है, सैलरी उठा रहा है, पैसा कमा रहा है। तो एक ना अनकहा फेवर यहां पे एक्स ने वाई को किया। अब एक दिन एक्स की गाड़ी खराब हो जाती है और उसको अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बाहर जाना था। तो एक्स ने वाई से कहा, भाई तेरी कार मुझे आज दे दे। वाई उसको मना नहीं कर पाया, ना कर पाएगा, और ये चीज बार बार होने लगी। वाई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वाई जो सैलरी उठा रहा था वो इसका एहसान लेके उठा रहा था। यही हुआ ना। अब इस सिचुएशन में बड़ी पिक्चर में सोचो, गवर्नमेंट अगर किसी बंदे को अपॉइंट कर रही है एज ए इलेक्शन कमिश्नर, तो ये एक अनकहा एहसान हो गया है, और फिर कहीं ना कहीं उस अनकहे एहसान को चुकाना पड़ेगा इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नमेंट के लिए। समझ में आया? तो ये है पूरी प्रॉब्लम की जड़, जिसके वजह से ये बात कही गई थी कि एक ट्रांसपेरेंट पैनल या कमिटी बने
जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगी। लेकिन आजादी के इतने साल बाद तक अभी तक इस पे कोई कानून नहीं बनाया गया हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। अब क्या हुआ, मामला आया हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम था, ऐसे तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, आई थिंक 5 या 6 थे, उन सबको मर्ज करके केस लिया गया जिसका नाम था अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का ये केस। इसके अंडर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में, फिर जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, फिर ऋषिकेश रॉय एंड सी.टी. रवि कुमार। इनके द्वारा यहां पे एक वर्डिक्ट दिया गया जो कि एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है इंडिया के इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के लिए। आज की डेट में मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही रोल है अपॉइंटमेंट में इलेक्शन कमिश्नर के, तो इलेक्शन कमिश्नर के पास एक अनकहा एहसान है गवर्नमेंट का, तो वो इंडिपेंडेंस जो वर्क है वो हो ही नहीं पा रहा है। इसके चलते हुए अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे डाला है जो कि एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है। ये वर्डिक्ट क्या आया है, इस वर्डिक्ट के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई एक पैनल बनेगी। कौन बनेगी? एक पैनल बनेगी जिसके अंदर सबसे पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कोई है तो वो होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? जो पार्टी 10% सीट्स लेके कम से कम आए, जो सबसे, देखो क्या होता है, एक पार्टी सबसे ज्यादा जो सीट्स लाती है वो सरकार बनाती है। अपोजिशन में जो पार्टी मिनिमम 10% सीट लेके आए उसी के बंदे को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया जाता है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन हो कि भाई किसी के पास भी 10% ना हो, तब क्या होगा? टोटल सीट का 10% अगर किसी भी पार्टी के पास नहीं होगा, तब उसमें यह होता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके बंदे को आप इस पैनल में ले लो, ठीक है। फिर तीसरा बंदा इसमें होगा हमारे देश के सीजीआई। तो पैनल बनाने की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हैं तो ठीक है, वरना बिगेस्ट पार्टी जो भी हो उसका एक नुमाइंदा, ये 3 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। क्लियर हुआ? ये वर्डिक्ट अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट भी है, लेकिन काफी सारे एंगल में इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, जिस पे हम बात करेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं, ये सेम पैनल ना सीबीआई के डायरेक्टर को भी अपॉइंट करने में यूज होती है, ये जान जाओ आप। ये सेम पैनल ऑलरेडी सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने में यूज होती है। अब ये पैनल आपकी इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करने में यूज होगी। इतनी चीजें क्लियर हुई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये थोड़ा सा आपकी स्क्रीन कट रही थी यार, इसको सही कर दूं, ठीक है। आई थिंक नाउ द स्क्रीन इज क्लियर, ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं, पैनल हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? क्रिटिसिज्म के भी कुछ कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ पावर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था या हमारा देश में आजाद हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने साफ साफ सबके काम दिए थे। जुडिशरी का अलग काम था, पार्लियामेंट का अलग काम था, एग्जीक्यूटिव्स का अलग काम था। अब कानून बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। लेकिन यहां पे कानून ये किसने बना दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये इंटरफेरेंस ऑफ पावर है, आप दूसरों के काम में टांग लड़ा रहे हो। समझ में आई बात? तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बात कहता है उसके अगेंस्ट में, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। बट देन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार को करना तो अब तक करती ना, क्यों नहीं कर रही है? तो किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, अच्छा काम है। तो ये वाला मामला है। देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, इलेक्शन कमिश्नर ने ना बहुत बार, आप पूरा इतिहास उठा लोगे आपको देखने में मिलेगा कि रूलिंग पार्टी के फेवर में काफी बारी चीजें करी, जैसे कि इलेक्शन का शेड्यूल उस हिसाब से निकाला जाता है या कुछ इस तरीके की चीजें करी जाती है। एक ना इलेक्शन कमिश्नर थे, मैंने आपको शायद इनका नाम पहले भी बताया हुआ है, टी.एन. शेषान। मतलब आप ना इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ऐसे भी लोग होते हैं। टी.एन. शेषान जब ना 1996 है ना, 1995 1994 उस समय ये इलेक्शन कमिश्नर होते थे। तो 1996 के जनरल इलेक्शन में ना इन्होंने सबकी खटिया खड़ी कर दी थी, पॉलिटिकल पार्टीज की सस्पेंड कर देते थे, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के चक्कर में जो कोई गलत करता था उसको जेल के अंदर डालने की धमकी देते थे,
इलेक्शन पोस्टपोन कर देते थे कि यहाँ पे धांधली हो रही है, मतलब बिल्कुल सरकार के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। अब आप कहोगे कि सर इनको फिर हटा क्यों नहीं दिया रूलिंग गवर्नमेंट ने? तो यार देखो, इलेक्शन कमिश्नर ना हटाना इतना आसान नहीं है, पूरी प्रोसेस है। एक बार कोई अपॉइंट हो गया तब उसके बाद ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट। अगर कुछ गलत करते हैं तो पूरी एक प्रोसेस है जिसके बिना पे उनको हटाया जा सकता है। तो अगर वो कुछ गलत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे, तो फिर जो रूलिंग पार्टी है उसको भी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये पूरा मामला है एंड आई होप आपको ये अभी यहाँ पे क्लियर हो गया हो। एक चीज जरूरी है, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन कमिश्नर इज ऑल्सो अ वेरी बिग पोस्ट। जैसे कि सीजीआई है ना, वो पोस्ट ऐसी है कि उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। या फिर कोई भी हमारे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, इनका इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। सेम गोज विथ इलेक्शन कमिश्नर। अगर गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट कर रही तो मानो चाहे ना मानो, एक अनकहा हुआ एहसान है। मैंने आपको ये एक्स और वाई वाला एग्जांपल समाया था, आप समझ गए होंगे, समझ में आई बात। तो ये वाली चीज है, इसके चलते हुए यहाँ पे इस हमारी कोर्ट ने ये फैसला दिया है। इसमें ये केस का नाम ध्यान रखना है भाई आपको। बेंच भी वैसे तो नहीं इतना है, लेकिन तब भी ध्यान रख सको तो ठीक है। तो ये जो केस है इसका नाम है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड दिस वाज द बेंच जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है, श्रीलंका फिशरमैन फियर्सली अपोज प्रपोजल टू इशू लाइसेंस टू इंडियन फिशरमैन। तो देखो हो क्या रहा है, आपको तमिलनाडु फिशरमैन इशू पता है या फिर इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। एक बार अभी हल्का सा हम रिवाइज भी कर लेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि इंडियन फिशरमैन श्रीलंका साइड में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, जिसके बाद इंडियन फिशरमैन को पकड़ लिया जाता है वहां की नेवी के द्वारा। तो अब ये चल रहा था कि इंडियन फिशरमैन को लाइसेंस दिया जाए, प्रॉपर लीगलाइज किया जाए कि वो वहां पे जाए तो उनको पकड़ा ना जाए। तो उसी के ऊपर जो श्रीलंका के फिशरमैन से वो मना कर रहे हैं कि मत दो। क्यों मना कर रहे हैं भाई? अगर वो हमारे यहाँ पे आके पकड़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ पे तो हमारा नुकसान हो रहा है, इंडियन आके क्यों पकड़ेंगे? हमें नहीं खाना पीना है, हमें नहीं माल बेचना है। तो ये वाली बात है। अब थोड़ा सा फिशरमैन इशू रिवाइज कर लेते हैं। तमिलनाडु एंड इंडिया, ये कुछ इस तरीके से मैप में है। एक जगह है जिसका नाम है कच्छातीवु आइलैंड। ये कुछ ऐसे होती है, और ये हाइपोथेटिकल में बना रहा हूं, चित्र ध्यान से समझ लेना। ये आपकी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है। तो देखो मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये मत लेके चलना कि यही एग्जैक्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत खराब थी, लेकिन ठीक है अब एक अंदाजा लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, और ये अपना एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्छातीवु आइलैंड। अब इस आइलैंड की लोकेशन देख लो, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप में से काफी सारे लोग ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारे मछुआरे उनके साइड में क्यों जा रहे हैं भाई, समुद्र यहाँ कम पड़ रहा है क्या? तो देखो जवाब ये कि पहली चीज तो ये कि अपने यहाँ पे फिशरमैन्स काफी रिच रहे हैं बहुत पहले से, और बहुत ज्यादा लोग भी हैं, ज्यादा फिशरमैन्स भी हैं। तो इस एरिया में ज्यादा लेवल पे मछलियों की फिशिंग करी जा चुकी है। दूसरा कि अब इस लेवल की क्वालिटी की मछलियां यहाँ नहीं मिल रही हैं जितनी इधर मिलती हैं, क्योंकि इधर का जो अभी जगह है वो इतना अनयूटिलाइज है। क्योंकि इधर जो श्रीलंका साइड में आपको पता होगा 2008-9 तक तो जाफना वाला जो रीजन है, यहाँ पे सिविल वॉर ही चलता था। तो इसके वजह से यहाँ पे मछुआरे वैसे भी नहीं थे। अब रिसेंटली वहां पे मूव हुए हैं तो थोड़ा मछली पकड़ने का शुरू हुआ है काम। दूसरी चीज की श्रीलंका की इकोनॉमी, वहां के मछुआरे आप जान ही रहे हो, इतने अमीर भी नहीं है जिस तरीके से इंडिया के रिच मछुआरे हैं। तो कहने का मतलब यह है संख्या भी वहां कम है। तो इंडियन मछुआरे इसीलिए रिस्क लेके इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि दे वांट गुड क्वालिटी ऑफ फिश, लार्ज नंबर ऑफ फिश। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पे यह है कि श्रीलंका के मछुआरे कह रहे हैं कि भैया ये हमारे यहाँ पे आके मछली पकड़ेंगे तो हम कहां जाएंगे, हमारे बच्चों को हम क्या खिलाएंगे? इसके वजह से देखो जब भी इंडिया के मछुआरे इधर आते हैं ना, तो बहुत बार जो श्रीलंका की नेवी है वो अरेस्ट कर लेती है। और आप हर 5वें-7वें दिन ये न्यूज सुनते हो कि श्रीलंका के नेवीज ने इंडियन मछुआरों को पकड़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या जो प्रिजनर हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर महीने आपको न्यूज में सुनाई देगा। अभी क्या न्यूज थी? अभी न्यूज ये थी कि श्रीलंका के मछुआरे मना कर रहे हैं कि भाई क्यों इनको लाइसेंस क्यों दे रहे हो, अभी इलीगली जा रहे हैं हमारे मछुआरे, लाइसेंस मिल जाएगा तो वो लीगली आने लग जाएंगे। अब देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, ये क्या है? इसको बोलते हैं ट्रॉलर्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉवलर्स। तो ट्रैवलर्स या फिर ट्रॉवलर्स, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो इसका, तो ट्रॉवलर्स के थ्रू जब मछली पकड़ी जाती है ना, तो इससे क्या होता है, मछली तो पकड़ी आई, लेकिन मछली के छोटे छोटे बच्चे भी पकड़े आ गए, उनके जो अंडे हैं वो भी आ गए। तो इससे क्या हो रहा है कि मछलियों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। इंडियन मछुआरे ना ट्रैवलर्स का यूज करते हैं। ट्रैवलर्स इज थोड़ा सा कॉस्टली,
तो श्रीलंका के मछुआरे इसका अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट इंडियन मछुआरे जो हैं वो ट्रैवलर्स का यूज करते हैं, और इसी के लिए सबसे ज्यादा श्रीलंका की गवर्नमेंट को भी इंडिया से दिक्कत है। उनका ये कहना है कि भाई इससे तो मछली के बच्चे मर जाएंगे, तो कल को मछली इसीलिए इंडिया के साइड में कम हुई पड़ी है ना, क्योंकि आप ऐसे मछली पकड़ रहे हो। दूसरा कि उनके अंडे भी नष्ट कर दे रहे हो, अब मछली की संख्या ऑटोमेटिकली कम होगी, तो कल हमारे यहाँ भी वही हाल हो जाएगा जो आपके यहाँ है। वैसे देखो इंडियन सरकार जो है ना काफी कोशिश करती है कि ये जो ट्रैवलर्स के थ्रू मछली पकड़ी जाती है ना, इसको ना पकड़ने दिया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, मछुआरों को जागरूक किया जाए कि वो डीप फिशिंग टेक्निक का यूज करें। ये होती है डीप फिशिंग टेक्निक। हम लोग डंडा लगा के मछली पकड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे लार्ज स्केल पे पूरे शिप्स में ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। इसमें क्या होता है, मछली ही आएगी, उसके अंडे नहीं आएंगे। अगर जस्ट इनके बच्चा आता है मछली को तो आप उसको वापस पानी में छोड़ सकते हो, तो ये चीज है। लेकिन मछुआरे जो है ना इंडिया के, वो डीप टेक्निक का यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखो कम समय में ज्यादा क्वांटिटी में मछली आ रही है ना, लार्ज क्वांटिटी में आप मछली पकड़ पा रहे हो, वहां पे एक एक मछली दो मछली आएगी, तो इस वजह से ये सारा इशू देखने को मिलता है। वैसे ये बाउंड्री डिस्प्यूट ना आज से नहीं है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के ऊपर मछुआरों का फाइट जो है ना वो 1921 से है, जब श्रीलंका के अंदर ब्रिटिशर्स का राज होता था, और शायद सियोन बोलते थे, और अपने यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का राज होता था। बट 1975 के दौरान पहली बार इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका की सरकार से एग्रीमेंट किया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री खींची थी, तो वहां से थोड़ा मैटर सॉर्ट आउट हुआ। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज थी ना कि 1975 के उस एग्रीमेंट से पहले कच्छातीवू आइलैंड जो है ना वो इंडिया का पार्ट होता था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को आइलैंड गिफ्ट कर दिया था इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री जब बनी थी। तो आज की डेट में जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं ना, उनकी सबसे बड़ी डिमांड तो यही है कि भाई ये तो हमारा था, हम यहाँ जाके मछली पकड़ते थे, रुकते थे, सब करते थे, आपने क्यों दे दिया उनको। तो ये भी एक डिमांड है वहां के मछुआरों की साउथ के कि भाई इस आइलैंड को वापस हमको लिया जाए। तो ये था ये पूरा मामला। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरा काम ना टाइम पास करना नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। हिंदू में सिर्फ और सिर्फ 10% चीज डेली आ रही है जो आपके काम की है, बट आपको वो 100% चीज दिखा के आपका टाइम वेस्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। चलिए यहाँ पे एक न्यूज है, टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन निप्स कश्मीरी एस्पिरेशंस। न्यूज आई है कि भाई पासपोर्ट कश्मीरी लोगों को जल्दी नहीं मिलता है, तो वही है, पढ़ लेना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन मैन यूरिनेट्स ऑन ए को ट्रैवलर ऑन न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट। एयर इंडिया में भी एक घटना घटी थी कुछ दिन पहले, अब आप देखो ये फिर से हो गई है। तो भारतीय सही नाम रोशन कर रहे हैं हमारे देश का, है ना। रेगुलेटर्स प्रपोजल ऑन राजस्थान पावर लाइंस फ्लोट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर थ्रेटन बस्टर्ड। यहां पे बात हो रही है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फिश के बारे में, जो कि स्टेट बर्ड है राजस्थान की, और वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा इसमें मृत्यु इनकी हो जा रही है इलेक्ट्रिकेशन से। मैं देखो एक फिर डायग्राम बनाता हूं, आप समझने की कोशिश करना। ये देखो बिजली के पोल लगे हुए हैं, यहाँ पे तार है और ये बिजली के पोल लगे हुए हैं। अब ये बर्ड यहाँ से उड़ती हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हो क्या रहा है ना कि इनका एक फिक्स रास्ता है, एक फिक्स वे है जिसपे ये ट्रेवल करती हैं, और वहां पे ही बहुत ज्यादा वायरिंग और ये सारी चीजें हुई हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जितनी पोल के थ्रू आपने वायर लगा रखे हैं इन सबको भाई अर्थ के अंदर से करो, तो उसके ऊपर है। तो उस पर अभी न्यूज ये आई है कि भाई इतनी जगह पे ही करेंगे, इतनी जगह पे नहीं करेंगे, तो उसी पे फिर क्रिटिसाइज हो रहा है, वही ये न्यूज आई हुई है, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, स्टेट बर्ड और राजस्थान है। इलेक्ट्रिकेशन, हंटिंग, हैबिटेट लॉस से इनकी मृत्यु हो रही है। 150 के आसपास इनकी अब संख्या बची हुई है। एक चीज बताओ, जो IUCN रेड लिस्ट हम बोलते हैं, तो इसमें IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके सामने लिखा हुआ, ये छोटी छोटी चीजें समझने वाली होती हैं, और हर जगह से सिर्फ ये नहीं है कि आज आप इसके बारे में पढ़ रहे हो तो एग्जाम में यही क्वेश्चन है। अगर IUCN पे फुल फॉर्म ही कहीं पूछ ली गई तो ये भी तो आप सीख रहे हो ना, तो ये सब चीजें सीखने पे ध्यान दिया करो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, उसमें अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। CMS अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये है, जो कि स्टेट बर्ड है, कहाँ की? राजस्थान की, ठीक है। बहुत अच्छा। राजस्थान सरकार ने इसको बचाने के लिए कुछ किया था क्या? देखो 1972 के आसपास ना टाइगर्स लुप्त हो रहे थे, तो हमारी कंट्री प्रोजेक्ट टाइगर लाई थी। उसी तरीके से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लाया गया है, जिससे कि इनकी जो जान है वो बचाई जा सके। बट ऑलरेडी बहुत कम संख्या में ये हो चुके हैं,
तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका ध्यान रखा जाए। दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।